नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आप सबका स्वागत है। अशोक भाई, 6 चरण के चुनाव हो गए, हाथी जिसको बोलते हैं हाथी निकल गया है, पूँछ बाकी है। और हम्म। एक चीज़ ये है कि 4 जून को मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अ, मैं जहाँ से आता हूँ लखनऊ से, वहाँ मुजरा एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म है। मतलब मुजरे की परिभाषा में वो एक आर्ट का ऐसा है जो शादी-ब्याह में भी हम लोगों के यहाँ मुजरा होता है। तो सिर्फ पूछना समझना आपसे यह है कि अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि सत्ता के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब मुजरा करें। तो 4 जून को जो भी पार्टी सत्ता से थोड़ा दूर रहेगी, तो मुजरा हम लोग को दोनों तरफ से दिख सकता है। किसका मुजरा इंटरेस्टिंग होगा, ये देखने वाली बात है। अशोक भाई। नहीं नहीं, मुझे तो बेसिकली मुझे लगता है कि मुजरा करने वालों ने केस कर देना चाहिए सरकार में कि आपने हमारे आर्ट को इतने निचले स्तर पे लाया। मुजरा, अभी एक हीरा मंडी सीरियल आई है लाहौर के में मुजरे कैसे होते थे, और लखनऊ में तो इसकी खास मतलब घराना है, लखनऊ घराना है वो। तो वो वहां तो सभ्य घर की लड़कियां तहजीब सीखने भेजी जाती थी कि बैठा कैसा जाता है, उठा कैसा जाता है, किसी से बात करने का तरीका कैसा होता है, ये मुजरे का है। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री आनंद मोदी जी ने, सॉरी आनंद मोदी बोला, नरेंद्र मोदी जी ने, क्या बताऊं सर, अब सब मैं नरेंद्र मोदी जी को क्या कोई समझ में नहीं आ रहा है। वो अजन्मे है, भगवान का दूत है, भगवान अब के बेटे है, अविनाशी वो अविनाशी अविनाशी है। है, वो शिव है ना। वो एक चाय बेचने वाले हैं, वो गंगा के बेटे हैं, वो गुजरात के बेटे हैं। वो मतलब वो क्या है, वो हिमालय में उन्होंने 30 साल तक तपश्चर्या की, बांग्लादेश के युद्ध में वो रहे हैं। और मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने सोचा था कि एट अ टाइम वो 10-10, 15-15 जगह पे होते थे भगवान। वैसा कुछ प्रारूप मैं इस नए अवतार में देखने जा रहा हूँ। ये तो आचार्य प्रमोद आचार्य ही बताएंगे कि कल्कि के अवतार तो नहीं है नरेंद्र मोदी जी। कि कल्कि की अवतार, वही कल्कि जब आएगा तो वो सब विनाश करके जाएगा, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। तो जिस तरह से पार्टी का विनाश हो रहा है भाजपा का, और इस देश की परंपराओं का विनाश हो रहा है, संविधान परंपराओं का विनाश हो रहा है, इतिहास का विनाश हो रहा है, समाज में जो सामंजस्य था अलग अलग धर्मों में, उसका विनाश हो रहा है। तो वाकई ये कल की अवतार तो नहीं है। प्रमोद आचार्य ने उनको बुलाया भी था। तो प्रमोद जी को पूछना पड़ेगा कि आप जिस पीठ के पीठेश्वर हो, तो ये पीठ के कार्य पुरुष ये तो नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी ने जिस शब्द का मुजरा जिस हिसाब अंदाज से किया, वो ये किया कि अल्पसंख्यकों की आए ये लोग नाच रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी अल्पसंख्यकों को बहुत गालियां देते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्ष को अल्पसंख्यकों के चरणों में लोटांगन डालने का आरोप लगाते हैं, मुजरा करने का आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान जिस दिन कहूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने का मुझे अधिकार नहीं। तो सार्वजनिक जीवन के मायने भी उनके अपने हैं कि मैं हिंदू मुसलमान बोलूंगा और फिर भी रहूंगा, उसी को सार्वजनिक जीवन कहते हैं। या प्रधानमंत्री जी की, जो मैं हमेशा कहता हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक जब भी मुंह खोला है झूठ बोलने के लिए खोला है। तो जब वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान जब करूंगा तो मतलब सार्वजनिक जीवन में नहीं रह पाऊंगा, उसके मायने ये हैं कि मैं सार्वजनिक जीवन में पक्का रहूंगा और हिंदू मुसलमान किए बगैर नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं है, वो करके रहूंगा। ये मायने हैं उनके। एक तरफ वो मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को अपीजमेंट करते हैं करके उन्होंने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि विदेश में विदेशी पाकिस्तान क्यों चाहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, उसके पीछे इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ये तक कह दी। भाई इंक्वायरी आप खुद ही प्रधानमंत्री खुद ही करिए। आप आपको किसने रोका है? आप ढूंढिए और राहुल गांधी को जेल में डाल दिए यदि पाकिस्तान के एजेंट हो तो। कोई हमको प्रेम मोहब्बत नहीं है राहुल गांधी से। इस देश देश सर्वोपरि है हमारे लिए। लेकिन सिर्फ मुंह में जबान में हड्डी नहीं, इसलिए कुछ भी बोलना ये भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में मैं फिर से रेखांकित करना चाहता हूँ आनंद जी, सभी दर्शकों को ये जानने का अधिकार है और ये जानना चाहिए। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे रही है।
सत्ता में आएंगे तो 4% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को, ये भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में कह रही है। तमाम मस्जिदों को 5,000 रुपए महीना मेंटेनेंस के लिए मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। नूरी फाउंडेशन बनाया जाएगा, हर साल 100 करोड़ रुपए दिया जाएगा मुस्लिम कल्चरल अपलिफ्टमेंट के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो वहां टीडीपी के साथ गठबंधन में है, और साझा घोषणा पत्र है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल छपा हुआ है। तो एक तरफ आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते कि मैं धर्म में रिजर्वेशन नहीं देके जाऊंगा। ये जो अलग अलग मुखौटे लेके अलग अलग प्रदेशों में घूमते हैं आपको पूरे देश में भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में आपको नारायण राणे भी चाहिए, अजीत पवार भी चाहिए, और सारे तमाम भ्रष्ट लोग, छगन भुजबल भी चाहिए, और पूरे देश में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। ये जो अलग अलग मुखौटे हैं, ये मुखौटे इस बार उतर चुके हैं। यही कारण है कि ये बौखलाहट में न जाने रोज क्या क्या बोल रहे हैं। इन्होंने सारे देश ने सुना है जब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, यदि इंडी गठबंधन, उनके हिसाब से इंडी गठबंधन यदि आती है, तो राम मंदिर पे बाबरी ताले लगेंगे। बाबरी ताला ये शब्द थे उनके। उसके बाद उनके अनन्य भक्त शिरोमणि जो है अमीश देवगन, उन्होंने जब उनको सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपने ऐसा कहा, तो उसको लगा कि प्रधानमंत्री जी खुश होके फिर कांग्रेस को लताड़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लिया यू टर्न और उनको डांटते हुए बोले कि ये शब्द मेरे मुंह में मत डालो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। हे प्रभु, अमीश देवगन बेचारे घर जाके सोचने लगे होंगे कि मेरी सेवा में क्या कमी पड़ गई। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं सिर्फ एक ही चरण वंदना करता हूं, टीवी 18 चैनल में बैठकर। क्या कमी पड़ गई प्रभु मेरे सेवा में जो आपने मुझे डांटा। प्रभु किसको क्या कह देंगे पता नहीं है, अवतार है ना सर। उन्होंने एक गोदी मीडिया को ही बोल दिया कि आप तो गांधी परिवार के कसीदे पढ़ते हैं, पता नहीं आपको क्या मजबूरी है, गांधी परिवार करते रहते हैं आप 24 घंटे। उनको भी रात भर नींद नहीं आई होगी कि हमने चरण धोने में कहा कमी कर दी। हम तो पानी रोज ही चरणों का ही पीते हैं, इसके बावजूद यह हाल है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, और जब कोई पूछेगा उनको कि आपने मुजरा बोला, बोलेगा शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे शब्द मेरे मुंह में ठूसते। मैं एक संस्कारी पुरुष हूं, मां गंगा का बेटा हूं, मुजरा मुजरा ऐसा मत कहिए प्लीज। अशोक भाई, मुझे एक आशंका और हो रही है। इन्होंने, क्योंकि अगर इनके दिमाग में आ गया है, इसका मतलब दिमाग में तो बैठा है कहीं ना कहीं। अब ये बता रहे हैं कि रविवार का अवकाश क्रिश्चियंस का है और इसको चेंज करने की, मतलब मुझे कभी कभी ये लगता है कि बहुत सी चीजें सिस्टम्स बना हुआ है हमारे और आपके नहीं, घर में। हमारे जैसा जैसा ही आनंद जी उन्होंने ये शब्द कहे, मैं इतना टेंशन में आ गया कि मैंने बोला मैं अशोक वानखड़े क्यों हूं, अशोक डिसूजा क्यों नहीं हूं, कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने तुरंत हमारे गांव, मेरा गांव है कोलवाई नाम गांव है मेरा, वो हमारा पुश्तैनी गांव है, मैं वहीं से आता हूं, मेरे पूर्वज वहीं से आते हैं। मैंने गांव फोन करके जो सबसे बुजुर्ग थे उनको पूछा कि क्रिश्चियनिटी से कोई अपना संबंध है क्या। तो बोले पागल हो गया कि बेटा तू, दिल्ली में दिमाग खराब हो गया तेरा, लोग बड़ा पत्रकार बनता है तो कुछ भी बोलने लगा है। हमारे तो आसपास भी कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कहां से क्रिश्चियनिटी है, कहां से तू किस्ती 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 कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रविवार क्रिश्चियनों का होता है, और मेरे कुल दैवत शेषनाग है सर, और शेषनाग का मंदिर में वो पूजा का अधिकार मेरे परिवार में है। तो हर रविवार तो ये शेषनाग का दिन है हमारे लिए। तो मैंने बोला रविवार, रवि ये सूर्य के नाम की
एक नाम है सूर्य का। हमारे यहाँ सातों वार भगवान के नाम से है, और ये कहीं ना कहीं ग्रह को नाम से भी है, क्योंकि ये एक खगोल शास्त्र है ये। उसमें रविवार भगवान सूर्य का आता है, सोमवार भगवान शिव का आता है, मंगलवार हनुमान जी का आता है, बुधवार गणेश जी का आता है, गुरुवार विष्णु जी का आता है, शुक्रवार माता का आता है लक्ष्मी जी का, शनिवार शनि जी का आता है, सारी दुनिया में तेल चढ़ाते हैं, और रविवार रवि का आता है, सूर्य का आता है। और मेरे लिए, तमाम वानखड़े परिवार के लिए जिनका शेषनाग देवता है संडे, मेरे लिए भगवान, मेरे कुल दैवत की पूजा होती है। तो मैंने बोला कहीं शेषनाग कहीं क्रिश्चियनों के तो नहीं हो गए भाई, कहीं इंग्लैंड से आए हुए हम लोग, तो जरा पता पड़े अशोक वानखड़े गलती से हो गया, ये डिसूजा होना चाहिए था। मतलब पराकाष्ठा हो गई। मैं ये अशोक भाई, ये मानसिक मानसिक संतुलन खोने के चिन्ह है ये। बुरा लगता है आनंद जी, ये मजाक का विषय नहीं। ये मेरे प्रधानमंत्री है, मेरे अभिभावक है, मैं इज्जत करता हूं उनकी। अब उम्र हो गई है शायद, और इतना टेंशन जो आदमी झेलता हो, आज उन्हें वाकई वापस सत्ता में आने का भयावह टेंशन है। चीजें हाथ से निकल गई, ये उनको दिखाई दे रहा है। लोग साथ नहीं दे रहे, ये दिखाई दे रहा है। जिनके भरोसे वो है, वही उनको आंखें दिखा रहे हैं, ये उनको दिख रहा है। क्या हमको दिख नहीं रहा है? उनकी स्थिति धीरे धीरे अडवाणी जैसी होती जा रही है। लेकिन अडवाणी जी मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग थे। अडवाणी जी ने कई पराजय झेले थे। जो आदमी पराजय झेलने के लिए ताकत लाता है, वो विजय पचा जाता है। जिस आदमी ने राजनीति में पैर रखने से लेकर आज तक सिर्फ विजय ही विजय देखी हो, उसको पराजय की कल्पना भी अशक्य है उसके लिए। इसीलिए ये टेंशन है। यदि अल्पमत की सरकार आई तो कैसा करूंगा, यदि विरोध में बैठना पड़ेगा तो कैसा करूंगा, क्या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तब भी मेरे हाथ में रहेगी, मेरी बात मानेगी, या सत्ता पक्ष के साथ चली जाएगी? मेरे लोग मेरे खिलाफ विद्रोह तो नहीं करेंगे? ये तमाम बात का टेंशन है। ढलती उम्र, टेंशन और अशिक्षा। अशिक्षा भी ज्यादा। एक हमारे मित्र है अनिल जैन, उन्हें, और एक मैंने बताया था ना कि मैं जब सतना गया था आप ही के कहने से, तो मैं इलाहाबाद एयरपोर्ट पे जब बैठा तो मुझे एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि आप अनपढ़ ना कहा करिए प्रधानमंत्री जी को। बोले अनपढ़ लोग अच्छे होते हैं, और अनपढ़ कितने अच्छे होते हैं, तो बेटा कभी मेरे साथ खेत में चलना। मेरा किसान बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, कभी स्कूल गया नहीं, लेकिन वो चलती हवा और बादलों को देख के बताता है कि आज बरसात होगी कि नहीं होगी। और आपका जो डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजिकल, वो हमेशा फेल होता है, बोलता है बरसात होगी और नहीं होता है, लेकिन मेरा किसान बताता है। तो अनपढ़ मत कहा करो, अब अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है। तो मैंने बोला फिर मैं क्या, कोई दूसरा शब्द बताइए। तो बोले कुपढ़। एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है अनपढ़, एक होता है कुपढ़। ये कुपढ़ जो है वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, इसलिए अनपढ़ से ऊपर है, और वो पढ़ा बहुत गलत है, इसलिए पढ़े लिखों को भी ज्ञान देता है। तो ये सबसे ज्यादा घातक है। तो ये कुपढ़ होने की वजह से ना हिस्ट्री का ज्ञान, ना इतिहास का ज्ञान, ना परंपराओं का ज्ञान, ना उसका ज्ञान, जी, किसी भी अशोक, चीज का। तो इस वजह से ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मुजरा हो जाए, मुझे डायरेक्ट, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं। इस शब्द के मीनिंग मालूम नहीं मुझे, अशोक, इसलिए वो अशोक खुद का भाई, मजाक उड़ा रहे हैं अभी। और ये मैं कब अशोक होता भाई, है? ये जी, मानसिक संतुलन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हार सामने दिख रही है। नरेंद्र मोदी जी किसी चीज से डरते नहीं, लेकिन एक बात तो मैं मोदी जी के बारे में कहूंगा, मोदी जी निडर है, वो किसी बात को डरते नहीं किसी के। सिर्फ पराजय और अपयश उन्होंने जिंदगी में देखा नहीं, और वो
उसका डर भयावह है उनको। इस वजह से कई बार लगता है कि मानसिक संतुलन खो दिया है, जो बातें वो करते हैं। अब बताइए, अब राहुल गांधी जिनको ये पप्पू कहते थे, वो भी मजे ले लेके इनकी मजे ले रहे हैं। अभी कल के 2 दिन के भाषण सुनिए, ठहाके लगा लगा के सुनते हैं लोग। इतना मटेरियल देते हैं ये आदमी विरोधियों को बोलने के लिए। लेकिन इस पूरे आरोप प्रत्यारोप बोलने में कहीं ना कहीं मेरे देश के प्रधानमंत्री की छवि धूमिल होती है। वो मेरे आपके दोनों के प्रधानमंत्री है, हमारे अभिभावक हैं। बुरा लगता है उनके इन शब्दों के चयन से। अशोक भाई, मैं एक चीज इसलिए कह दूं, मुझे लगता है पराजय से ज्यादा डर उनको पराजय के बाद जो पोल पट्टी खुलने लगेगी। पीएम केयर फंड क्या किए, उनको क्या किए, अडानी जी को कैसे पैसा दिए, ये जो है ये डर ज्यादा है। पराजय अगर सिर्फ पराजय क्या का डर रहता तो आदमी कुकर्म क्यों नहीं करता? आदमी जब भी कोई पाप करने जाता है तो लोग उसको कहते हैं कि ये भरेगा कहां तू, इतना पाप कर रहा है, भरेगा कहां? लेकिन मुझे ये विश्वास हो गया कि मैं मरूंगा ही नहीं, अमर हूं। अगला जन्म है ही नहीं, इसी जन्म में, यही जन्म मेरा फाइनल है। और मैं अब हजारों साल तक जीवित रहूंगा। तो मैं कुकर्म करता जाऊंगा, पाप करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे अगले जन्म में इसका कोई भोगना, अगला जन्म ही नहीं तो भोगना किस बात का। तो ये तमाम बातें इसलिए कर रहे थे, ये तमाम कुकर्म इसलिए कर रहे थे कि इनको विश्वास था कि आने वाले सदियों तक विपक्ष सत्ता में नहीं आएगा और मेरे कुकर्मों पे पर्दा पड़ता रहेगा। लेकिन 10 साल में ही पोल खुलने लगी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने तो नंगा कर दिया वो तथाकथित प्रामाणिक चेहरा कितना घनघोर भ्रष्ट है, ये लोगों को सामने दिखा दिया। लोग चंदा लेते हैं, चंदा वसूली पहली बार दिखा मैंने। एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, फिरौती को चंदे का नाम दिया गया, ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। अब जो फिरौती वसूलने वाली जो गैंगे हैं यूपी बिहार में जो सक्रिय रहते हैं, वो भी लोग अब कहेंगे अब फिरौती नहीं मांगेंगे। अब वो कोई नहीं कहेगा कि हमको 2 करोड़ रुपए फिरौती चाहिए, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। वो कहेगा तुम्हारा बेटा मेरे पास है, 2 करोड़ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड चाहिए, क्योंकि फिरौती का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो गया है। मैं मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं, एक दो विषय और हैं। और मुझे एक चीज और लगती है कि हम और आपको जो एक आज एक 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 विषय, कल मेरी बहुत सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से बात हुई। उन्होंने एक पॉइंट बताया और मुझे लगता है कि उस पर एक मैं 30 सेकंड लूंगा बस। नहीं नहीं नहीं, उसमें आराम से। उन्होंने बताया ये कि उन्होंने कहा कि आपको 2024 में पराजय क्यों दिखती है मोदी जी की, या ये आप कहते हो कि ये पूर्ण मेजोरिटी में नहीं पहुंचेंगे, हम भी जानते हैं, हमारे पास भी रिपोर्ट्स है, ये ऐसा क्यों होता है? बोले इसका एक अलग अलग इसका एक अलग एंगल भी है। 2019 तक मोदी जी का अल्टरनेटिव ही नहीं था। 2019 तक एक टीना फैक्टर था कि मोदी जी की जो ऊंचाई थी, उस ऊंचाई तक कोई विपक्ष में नेता ही नहीं दिख रहा था। तो मैंने बोला क्या आप ये समझते हैं कि 2024 में विपक्ष में ऐसे नेता आ गए जिनकी ऊंचाई बराबर की हो गई? उसने ठहाका मारते हुए कहा नहीं अशोक जी, विपक्ष में जो नेता थे वो वही हैं, वही राहुल गांधी, वही तेजस्वी, वही ममता जी, वही स्टैलिन, वही अखिलेश। 2019 और 2024 में कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्या पड़ा कि नरेंद्र मोदी बहुत बौने हो गए। नरेंद्र मोदी जनता के नजर में इतने गिर गए कि अखिलेश जी, राहुल जी, तेजस्वी जी, ममता जी, स्टैलिन जी, ये सब जी हो गए। यही कारण है कि 2024 में हमको इतना बड़ा स्लाइडिंग बीजेपी का परफॉर्मेंस दिखता है।
क्योंकि मोदी जी का कद गिर गया नीचे। और मोदी जी का कद कैसा गिर गया? किसी ने गिराया नहीं, विपक्ष ने नहीं गिराया। मोदी जी के कुकर्मों से और वो जो तमाम सत्ता में रहते हुए लीगलाइज्ड भ्रष्टाचार, लीगलाइज्ड व्यभिचार जो हुआ है, वो जनता के सामने आया। आप उसको कानूनी रूप दे दीजिए। जनता के लिए व्यभिचार व्यभिचार है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। जी, आपने इलेक्ट्रॉल मैं बॉन्ड को कुछ भी कहा, ये भ्रष्टाचार था, रहेगा, और ये सदियों तक भ्रष्टाचारी कहलाएगा। ये जब सामने आया, एक उद्योगपति को आपने पूरा देश दे दिया, ये जब सामने चीजें आती है, वो उद्योगपति देश को कैसा लूटता है, डबल ओवर बिलिंग करके, घटिया माल सप्लाई करके, लेकिन उसको कुछ कहने वाला कोई नहीं है। वो कैसा बेनामी कंपनियां, आप कहते कि मैंने बेनामी कंपनियां समाप्त कर दी देश से। आपने नया बेनामी कंपनियां पैदा करने वाला एक नया नया राक्षस पैदा किया। वो विभिन्न दुनिया के राज्यों में, देशों में बेईमानी कंपनियां करके वहां से इन्वेस्टमेंट इस देश में ला रहा है, लेकिन सेबी उसका इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो दामाद है आपका। तो ये दिस गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल जो हुआ करती थी, ये गवर्नमेंट इज बाय अडानी, फॉर अडानी एंड ऑफ अडानी हो गई है। और ये आम जनता को समझ में आ गया है। ये मन की बात करके आपको लुभाता है, लेकिन महंगाई कम नहीं करता। ये मन की बात करके आपको डिरेल, आपका फोकस चेंज करता है, आपको राम का घुट्टी पड़ाता है, लेकिन रोजगार नहीं देता। ये अब जनता को समझ में आ गया है। इसलिए इनका कद अपने आप कम हो गया। जहां जो लोग जैसे थे वो ऑटोमेटिक इनके ऊपर आ गए। इसलिए 2024 में ये चीज दिखाई देती है। ऐसे भी एक, और मुझे लगा कि इसमें तथ्य है, राहुल गांधी तो वही थे, अखिलेश वही थे, तेजस्वी वही थे, ममता वही है, स्टालिन वही है। शरद पवार का कोई उम्र कम थोड़ी हुई। शरद पवार उतने ही बुढ़े हो गए, रादर ज्यादा बुढ़े हो गए। उद्धव ठाकरे कमजोर हो गए, उसके बावजूद ताकतवर दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री के सामने, क्योंकि प्रधानमंत्री उससे भी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। ये एक नया बदलाव लोगों के मन में आया। यही कारण है कि आपको लगातार स्लाइडिंग दिख रहा है। मैं अशोक भाई इसके अलावा एक और टॉपिक, लेकिन मुझे एक चीज और लग रही है, उस समय हम लोगों ने इसको उतने सीरियसली नहीं लिया था या हंसी में ले लिया था। महुआ मोइत्रा ने आज से करीब 8-10 महीना पहले पार्लियामेंट की एक फेमस स्पीच, जहां महुआ मोइत्रा ने कहा था कि दोष उनका है जिन्होंने ये, मैं उससे पूछती हूँ कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी घर जलने को। और मैं इसको इस बात से कह रहा हूं कि ये बात उस समय बहुत ऐसे ही उड़ा दी गई थी, लेकिन आज ये सही में है कि ये तो हम और आप डिसाइड करते हैं, देश की आम जनता डिसाइड करेगी। अगर देश जल रहा है तो, और अगर वो कोई इस तरह का व्यक्ति जला रहा है, तो वो तो हमने और आपने वो माचिस दी है। खैर, मैं एक एक दूसरी चीज पे आ जाऊं अशोक भाई, बिल्कुल विषय, छठे और सातवें, हम और आप जब शुरू हुआ था इलेक्शन, तो हम लोग को बहुत कमियां लगती थी इंडिया गठबंधन में, लगता था क्यों नहीं ठीक से लड़ रहे हैं, आपस का समन्वय नहीं है बात। लेकिन अब छठा सातवां पे आते आते जो सितार या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनिए ना, तो उसका जो चरम होता है, वो क्रेसेंडो, वो बनता 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 अब दे आर एंजॉइंग। मतलब अब वो जो ऑपोजिशन है वो अब उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो अब दे आर नॉट, अब वो टेंटेटिवनेस और वो नहीं, अब वो एंजॉय कर रहे हैं, और वो आप विजय, देख रहे हैं। विजय जो है, वो आदमी को बहुत सारी चीजें आदमी की ढक देता है। जब लोगों को दिख रहा है कि हम इनको सत्ता से खींच सकते हैं, इनको पराजित कर सकते हैं, ये पराजित कर सकते हैं, इसका विश्वास आना, उनको और ज्यादा दिल खुलता है उसका। और जब उसका दिल खुलता है किसी भी इंसान का, तो उसके बिहेवियर में दिखाई देता है। यही विपक्ष के तमाम नेताओं में, वो जो बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी की है, जो ममता जी की है, जो राहुल जी की है, जो अखिलेश जी की है, ये जो बॉडी लैंग्वेज बदलती रोज नजर आ रही ना, विश्वास के साथ भरा हुआ, सामने उबरता हुआ हुजूम, सर पे पानी की बोतल से सर गर्मी से लड़ता हुआ राहुल गांधी, ये कहां से आती है ताकत? पहले राहुल गांधी ऐसा पानी सर पे नहीं लेते थे, ज्यादा गर्मी होगी तो जल्दी वाइंड अप करके चले जाते थे। लेकिन सामने जो रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का, उससे ये बॉन्डिंग, और डर है,
जनता चाहती है कि एक रहो, कहीं अलग हो जाओगे तो जनता ही जूते मारेगी। जी, ठीक बात, ठीक तो बात। इससे ये परफॉर्मेंस और बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ से यदि सामने बहुत ही बाउंसर कोई दे दे, लूज बॉल दे दे, तो बैट्समैन छक्के क्यों नहीं मारेगा सर? ये आखिरी ओवर में ऐसा थक गए हैं बीजेपी वाले, ऐसे बॉल दे रहे हैं कि मजे ले लेके छक्के लगा रहे हैं, मजे ले लेके चौके लगा रहे हैं। मैं अशोक भाई, मैं एक इसमें सीरियस बात पे, मुझे एक आदमी के लिए ताज्जुब हुआ, मैंने उसको कहा भी और मैं आपसे भी पूछना चाहता था, बीच में बात नहीं हो पाई। दो लोग, प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं कि बीजेपी के 303 से ज्यादा सीटें आएंगी। उनके कहने में मुझे इसलिए ताज्जुब नहीं है कि भाई वो प्रायोजित काम करते हैं, वो उनका पिछले में भी वो कोई स्पॉन्सर करता था, उसके लिए काम करते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति हैं योगेंद्र यादव, वो इंडिया गठबंधन के साथ उसके मंच पर चढ़ जाते हैं, उसके मंच से भाषण देते हैं, अपने को उसका फेस कहते हैं, हर मीटिंग में घुसने की कोशिश करते हैं, कहीं कहीं घुस जाते हैं, कहीं नहीं घुस पाते हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया, और उनका स्टेटमेंट ये आया कि बीजेपी 240 से 260, स्टेटमेंट नहीं आया, पूरा उनका एक वीडियो आया, और एनडीए के उनके सहायक दल 35 से 45, उन्होंने बहुत ही शातिराना ढंग से बीजेपी को मिनिमम 275 दे दिया। और मेरे आपके कॉमन मित्र हैं जिनका नाम है अनिल जैन, वो भी यादव हैं। अनिल अब वो जैन लिखते हैं अपना वो, तो मैंने उनको फोन करके पूछा कि ये आपके जिले के हैं और ये भी यादव, ये क्या कह रहे हैं? तो उसके जवाब में अनिल जैन जी ने मुझे एक ट्वीट भेज दिया। उस ट्वीट में अनिल जैन साहब ने योगेंद्र यादव जी को कहा था कि कोबरा और हरे सांप में फर्क ये होता है कि कोबरा तो दिखाई देता है, हरा सांप हरी घास में छुपता है और वो ज्यादा घातक होता है। और मैंने भी इस पे ट्वीट, अब वो कहते हैं कि मैं बड़ा आहत हूं। मुझे ये बताइए, एक इंडिया गठबंधन का जो अपने को कहता है मेरे, वो 1 जून से पहले कैसे कह सकता है कि बीजेपी के 275 सीटें आ एक रही? मैं जरा इस पे आपका एक तो मसला जानूंगा। अनिल जी का जो ट्वीट था, वो मैं सोचता हूँ कि वो अनिल जी अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। घास में हरा सांप पाया जाता है, ये सारी दुनिया को पता है। फिर भी आप आंख मूंद करके आप घास कलेक्ट कर रहे हो। जब ये योगेंद्र यादव सिविल सोसाइटी के नाम से जब भारत जोड़ो यात्रा में घुसे थे, तब भी हमने कहा था कईयों को कि ये क्या है भाई, संभल के रहिएगा। योगेंद्र यादव ऐसा क्यों बोले? क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हुए। समझ जाइए आप, कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज हो गए, चुनाव के लिए पैसा नहीं देंगे कहां बाकी लोगों को। और ये दिहाड़ी मजदूर है सब, जो दिहाड़ी देगा वो हम मजदूरी करते हैं। अब कांग्रेस पे उधारी पे काम करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो गए, बेचारे क्या करें। उधर राहुल जी का आप और हमसे तो राहुल राहुल गांधी कह रहे थे ना, तो हमको कुछ पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है। जब कुछ यूट्यूबर जो अपने साथ बैठे थे वो कटोरा लेके आए थे कि कुछ करना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए भैया, हम खुद ही चुनाव के लिए परेशान है। तो ऐसे में योगेंद्र यादव को लग रहा होगा कि, तो द स्टेटमेंट ऑफ योगेंद्र यादव इज डायरेक्टली related to the freezing of the accounts of Congress. Had Congress account not been freezed, the amount would have been flowed, and the labor who goes on contract would have obliged Congress by giving another number. So for us, it is not the number game. For us, it is what the public says. हम तो लोगों को देखते हैं, जहां हमने आप ही के कार्यक्रम ने हमने कांग्रेस को भी लताड़ा है, हमने समाजवादी को भी लताड़ा है, हमने जो गलत दिखता है वो बोलते हैं। आनंद जी, हमारा काम है आनंद जी, ना हमें कांग्रेस से कुछ है, ना कांग्रेस के कॉन्ट्रैक्ट पे है हम, ना बीजेपी के कॉन्ट्रैक्ट पे है। इसी भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा कि 230 आने पे यदि भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी में विद्रोह होता है और कोई नया नेता उभरता है, तो ऐसे कई नेता है जिनके भरोसे नया एनडीए का गठन हो सकता है, नई सरकार हो सकती है। लेकिन फिर इन दो गुजरातियों को गुजरात भेजना उनके लिए जरूरी होगा। ये बात भी हमने अशोक भाई, कही। अशोक भाई, मैं बीच में आपको, क्योंकि एक बात निकल गई है तो उसको मैं थोड़ा, मैं भी समझ लूं, और मैं एक आदमी के पीठ पीछे उसकी बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने हम सब लोगों को बुला के 10-20 जो भी 20-25 उनको सोशल मीडिया के लोग लगे थे जो है, बात कही थी, और उन्होंने हम लोगों से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने अपनी बात कही कि मैं ऐसे कर रहा हूं।
लेकिन उसमें मुझे बिल्कुल ठीक से है कि जैसे आप भाई हम सब लोगों ने कहा कि मैंने और आपने कहा कि भाई हमें लोग पैसा नहीं चाहिए, आप कुछ चाहिए। क्योंकि हम लोग आपके गोदी मीडिया नहीं बन सकते। हम अपना आपको क्रिटिसाइज़ करने का हक हम अपने पास। लेकिन जो वहां आपने एक बात वहां नहीं, तीन अब या मैं चार ही लोग थे, 3 या 4 ही लोग थे जो पत्रकारिता की बात कर गए। बाकी लोगों ने तो ये बताया कि आपकी दादी मेरे घर में चाय पी के गई तो मैं तब से कांग्रेसी हूँ। कांग्रेसी बताने की होड़, मुझे खुद शर्म आ रही थी कि कितने लोगों के बीच में बैठे हैं। नहीं, कुछ लोग अशोक अपने को भाई बीजेपी प्रताड़ित करती है ये बोल रहे थे, क्या बताए मतलब। अशोक राहुल भाई गांधी को नहीं, लगा होगा कि कौन सा मरसिया में पाल रहा हूं कि बिल्कुल सारे लोग रोने के लिए मेरे यहाँ शोक सभा मनाने के लिए नहीं, आए नहीं, हैं। अशोक भाई मैं दूसरी बात कह रहा था। उसपे आपने उनके मुँह पे कहा कि आपके यहाँ स्लीपर सेल हैं, आप उनको हाँ? पालते हैं और आप मैं एक बात दूसरी कह रहा हूँ। क्या इस देश में ये जितने लोगों को इंटरव्यू दिया मोदी जी में, किसी की हैसियत और हिम्मत थी कि वो कहे? पहली बात। और मोदी जी की क्या हैसियत थी कि उसको सुन पाए? राहुल गांधी उसको सुन के बचा भी लिए। मेरा कहना यह है कि सिर्फ नहीं कहने नहीं, की बात मुझे 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 मैं जब बोलता हूँ मतलब ये राहुल गांधी की व्यक्तिगत में कोई चापलूसी नहीं कर रहा। जी, 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 बहुत गट्स लगते हैं बोलने के लिए। जी। और मैंने बोला है, आप उसके गवाह है। मैंने बोला राहुल गांधी जी मुझे दया आती है आप पे। आई फील पिटी ऑन यू कि आप अकेले लड़ रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। किस कांग्रेस के लिए कर रहे हो जिस कांग्रेस के आधे से 95% ऑफ योर पीपल आर ऑन द पेरोल ऑफ बीजेपी। और मैंने नाम लेके कहा कौन कौन है। उन्हें सुना। जब हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र थे शीतल जी, उन्होंने क्या कहा, आपके यहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नाम की चीजें नहीं आपके यहाँ। उन्हें कहा वो मेरा हमारा प्रॉब्लम है, एग्री। सुनने के लिए सर माधमा चाहिए, अपनी कमजोरी सुनने के लिए माधमा चाहिए। नहीं अशोक भाई और मैं अशोक एक वानखड़े और को उन्होंने बुलाया था, शायद हम गए, हम चाय पीने के लिए नहीं गए थे, समोसे खाने के लिए नहीं गए थे। हमको लगा यदि उन्होंने पूछा कि क्या है वर्तमान स्थिति, तो हमने कहा देश की छोड़िए, आपके पार्टी की पहले सुनिए। अशोक भाई मैं एक स्टेप आगे। अशोक वानखड़े को अगर मोदी जी भी बुलाएंगे तो मुझे विश्वास है कि वो ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन जो क्यों ज्यादा नहीं? जरूरी नहीं, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है, उस व्यक्ति ने सुना, समझा और माना। लेकिन यहाँ मोदी जी तो वो तो अरे क्या मोदी जी ने जो बोला उसको रिपीट करने पे ही मोदी जी अमित देवगन पे उखड़ गए उखड़ गए तो कि मेरे मुंह में शब्द डालते हो। अमित देवगन 2 दिन सोया नहीं होगा बेचारा कि चरण धो के पीने में मेरी क्या कमी रहेगी 2014 से लेके। सबसे बड़ा मैं पुजारी हूं भगवान का, मेरे भगवान आज नाराज हो गए मुझ पे। समझ ही नहीं आ रहा होगा उसको बेचारे को। मुझे उस पे भी दया आती है, अमित देवगन पे। उसके साथ भी इतना बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। आखिर सर भक्ति भी कोई चीज होती है। आदमी दिखता है कि भाई 2014 से लेकर निरंतर 24 घंटे आप चरण धो धो के पी रहे हो, और उसने आपको लात मारी हो तो कैसा बुरा लगेगा ना। हमारे यहाँ तो वो हम समाज में है कि कोई कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो लोग भाग के उसके मुंह में पानी डालते, अरे रे 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 क्या कर दिया बोलते हैं। अशोक भाई अमीश चलते देवगन, चलते भले ही अशोक वो भाई चल हम पत्रकार नहीं माने उनको, लेकिन वो पत्रकार बिरादरी में है भाई, क्या करें। अशोक भाई चलते चलते एक प्रश्न, इसलिए कि समय खत्म हो रहा। ये जो राज्यपाल लोगों को भी ड्यूटी लगा दी गई है, ये राज्यपाल अपना चुनाव जीत नहीं पाते हैं। मैंने क्या कहा, मनोज सिन्हा पूरे देश में जब मोदी जी को लोगों ने 300 के पार पहुंचा दिया, तब मनोज सिन्हा 1 लाख से हार गए उत्तर प्रदेश में। बताइए आप क्या होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपके पास एम्यूनिशन खत्म हो जाता है तो फूके हुए कारतूस आप बंदूक में भरना शुरू कर देते हैं। राज्यपाल ये फूके हुए कारतूस होते हैं, मुझे माफ करिएगा मेरे शब्दों के लिए। क्योंकि राज्यपालों ने वर्तमान 2014 के बाद राज्यपालों ने अपनी गरिमा इतनी नीचे गिराई है। 4 4 राज्यपाल है सर, ताजुब लगेगा आपको, पूरी लिस्ट है। मनोज कुमार जी राज्यपाल जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में चुनाव है सर, जम्मू कश्मीर सेंसिटिव राज्य है। वो राज्यपाल निजी कार्यक्रम में 3 दिन में आया, आखिरी चरण में 13 सीट है पूर्वांचल में। पारस राय उनके मित्र है, चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद लक्ष्मण आचार्य सिक्किम काशी क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, बनारस रामनगर या गैर राजनीतिक मीटिंगें ले रहे हैं। क्या है ये? कालराज मिश्र राजस्थान में पिछले 2 दिनों में 8 लोग सड़कों पे मर गए लू से।
और गवर्नर महोदय यहाँ शिव जी की पूजा करने के नाम पे यहाँ पे पड़े हुए हैं, यूपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल के गवर्नर है, ये गोरखपुर में निजी कार्यक्रम से आ रहे हैं, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्राह्मणों को, मतलब हरिशंकर तिवारी के लिए जो बोला है, लताड़ के भगा दिया था, और जो ब्राह्मणों में उसके लिए रोष है, उसको शांत करने के लिए शुक्ला जी को उतारा। क्योंकि मुझे लगता है पूर्व, और फिर देखिए आप उत्तराखंड और यूपी के भी राज्यपाल आके गए बनारस में। घोसी के फागुन चौहान है, जो नुनिया समाज के नेता है, वो भी एक्टिव हो गए हैं। राज्यपालों का ऐसा संयोग है। बंगाल में भी राज्यपाल कहीं जाना चाहते थे तो सरकार ने मना कर दिया कि भाई वहां चुनाव चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी बोला कि देखिए आप चुनाव चल रहे हैं, आप मत जाइए वहां पे। चुनाव में प्रोटोकॉल आपको देंगे, सिक्योरिटी आपको देंगे कि बात करेंगे। 4 है राज्यपाल, मैंने आपको बताया। यूपी का भी राज्यपाल बनारस में आके बैठे हैं, उत्तराखंड के भी राज्यपाल बनारस में आके बैठे हैं। क्या शिवजी में अभी बाबा कोई श्रावण महीना थोड़ी चल रहा है, खत्म हो जाएगा। 4 जून के बाद जाइए आप। लेकिन जब फूके हुए कारतूस भी उतारने पड़ रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ पे आपका विश्वास नहीं है। खुद आपको लगता है बनारस में भी खेल के कहीं नहीं हो जाए, क्योंकि मोदी जी 50,000 या 1 लाख से जीती तो ये हारी है उनकी। मोदी जी को कम से कम 5 लाख से तो चुनाव जीतना चाहिए, 4-5 लाख से। और यदि वो 50,000 या 1 लाख से जीत गए तो निपट गए, समझ लीजिए आप। तो ये तमाम चीजें हैं। तो क्या बनारस के लिए लाया गया आचार्य जी को, जो काशी क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हैं, और ये सब अपने अपने राज्य छोड़ के का सहयोग क्या है ये बोलते निजी कार्यक्रम में। हम जानते हैं 2013 के बाद राज्यपाल का पद क्या हो गया है, और गवर्नर हाउस भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ हो चुका है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, क्या दिखाई नहीं देता है। बहुत कम राज्यपाल है जिन्होंने अभी तक उस गरिमा को रखा है, और अभी भी वो थोड़े से संभल के चलते हैं। महाराष्ट्र में बैस साहब है, जो अभी गवर्नर कोश्यारी के बाद आए। कोश्यारी जी ने तो तार तार कर दी थी राज्यपाल की पद की गरिमा, और जब बैस साहब आ गए तो अब मतलब उद्धव ठाकरे और शरद पवार तक कहते कि बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। विपक्ष का कोई भी आदमी गया तो सबसे पहले उसको अपॉइंटमेंट। तो ये जो लोग उतारे गए, अभी बताएं कालराज मिश्र और अभी क्या करेंगे। लेकिन जब इनकी भी जरूरत पड़ी आपको इन 13 सीटों के लिए, तो आप समझ जाइए आनंद जी स्थिति कितनी विकट है। ये 400 पार, 300 पार, 200 पार, ये सब खेल ही 200 पार का भी नहीं हो रहा है। इसीलिए ये फूके हुए कारतूस मार्केट में, और कुछ नहीं। अशोक भाई, जब अगला कार्यक्रम हम लोग कर रहे होंगे तब तक रिजल्ट आ चुके होंगे, और हाँ, शायद और अशोक भाई, मुझे एक चीज का और विश्वास है, सरकार किसी की भी आए, अगर सरकार मान लीजिए इंडिया गठबंधन की आती है, तो मैं हमारा ऐसा रोल वही मानता हूँ, रहेगा। नहीं हमारा मैं रोल ऐसा वही मान रहेगा। हाँ नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जून नहीं खत्म होगा, हम भाजपा के दलाल बोले जाने लगे। जून एग्जैक्टली, नहीं एग्जैक्टली, खत्म एग्जैक्टली। मुझे मेरा जून संबंध खत्म सीधा नागपुर से जोड़ा जाएगा। ये संगी है, नागपुर का है। मराठी है और फलाना है और क्या है, तो वो जून जून को हम लोग पार नहीं कर पाएंगे, ये तो नहीं है। नहीं, वो नहीं पार, हम तो वही है। चलिए, थैंक यू हम सो मच। हम देश की जनता की वेदनाओं को शब्द देने का प्रयास करेंगे, और सरकार को पूछने का प्रयास करेंगे। सवाल सरकार को नहीं पूछेंगे तो किसको पूछेंगे। थैंक यू सो मच अशोक भाई, बात करने के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।